तारीख 26 जनवरी। ब्लास्ट के चीफ एडिटर मलिक साहब ने अपने सामने बैठे सुनील पर निगाह डाली, जो दर्जे में ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर था, लेकिन जिसे वो अपने पुत्र के समान मानते थे। क्या कर रहे हो? आपके सामने बैठा हूं, सुनील ने सहज भाव से बोला। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। सुनील उनसे निगाह मिलाने की जगह उनके सिर के ऊपर से पीछे दीवार पर कहीं निगाह टिकाए रहा। ये क्या जवाब है? मलिक साहब भुनभुनाए। दुरुस्त जवाब है, सुनील बोला। मुख्तसर जवाब है, जैसे कि एक अखबार नवीस का होना चाहिए। लेकिन ये मुझे ऐसा कुछ नहीं बताता जो मुझे पहले से नहीं मालूम। ठीक? क्या ठीक? ये आपको ऐसा कुछ नहीं बताता जो आपको पहले से नहीं मालूम। अखबार नवीसी कुछ ज्यादा ही हावी जान पड़ती है तुम पर आजकल। हमेशा। जानकर खुशी हुई। ब्लास्ट को ऐसे ही निष्ठावान पत्रकारों की जरूरत है, जो अपने फैंसी जवाबों से अपने एम्प्लॉयर को दीवाना बना दे। सुनील चुप रहा। सिगरेट पियोगे? जी नहीं। क्यों? छोड़ दिया पीना? घर से पीकर आया था। घर से पीकर आए थे? तो क्या ड्रिंक पेश करूं या वो भी घर से पीकर आए हो? सर, कुछ और कीजिए। क्या? वो माल दिखाइए जो अलग से बांध कर रखा है। क्या मतलब? ये बताइए कि कैसे तलब किया है। क्यों? तुम्हारी गाड़ी छूट रही है? नो सर, लेकिन सोचा शायद आपकी छूट रही हो। मालिक साहब ने गहरी सांस ली, फिर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर में पहलू बदला और फिर बोले, समझ लो कि मैंने तुम्हारा मुखड़ा देखने के लिए तुम्हें तलब किया है। ऐसा है तो मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए। किस लिए? ताकि मैं हजामत करा सकूं और मुंह धो के आ सकूं। एक नया सूट भी है मेरे पास जो। दैट्स एनफ। एकाएक मलिक साहब का लहजा बदला। नाउ शट योर माउथ एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। आई हैव अ स्पेशल असाइनमेंट फॉर यू। आई एम ऑल रेडी फॉर दैट सर। एज रेडी एज अ मैन कैन गेट ऑन हिज हनीमून। बड़ी मेहनत से मलिक साहब ने अपने होठों पर मुखर होती अपनी मुस्कान को काबू में किया। मैं तुम्हें इस चुहलबाजी की, इस स्मार्ट टॉक की तनख्वाह देता हूं। चुहलबाजी? स्मार्ट टॉक? किसने की? तुमने की, और किसने की? अव्वल तो मैंने की नहीं। की तो वो मेरी एडिशनल सर्विस है जो मैं फ्री में करता हूं। क्यों करते हो? चार्ज कर लो। बिल पेश कर दो। सर, टाइम इज मनी, सो लेट्स। सब खर्च कर दो और आ जाएगा। और के बाद और आ जाएगा। सर, अब आप मेरी जबान बोल रहे हैं, लिहाजा मैं वाहियात, बेईमानी, अनसिविल बातें कर रहा हूं। अब मैं क्या कहूं सर? और कौन कहे? जिस काम के तुम स्पेशलिस्ट हो, उसके बारे में तो तुम ना कहो, तो और कौन कहे? सर, वो क्या है कि अगर मैं तुम्हारी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम कबूल कर रहे हो कि तुम्हारी ज़ुबान वाहियात, बेईमान, बेईमानी और अनसिविल है। आई एम सॉरी सर। यू नीड नॉट बी। अब शाम तक इसी ज़ुबान में डायलॉग जारी रहेगा ताकि मैं भी कुछ सीख सीख सकूं तुमसे। सर, उस्ताद शागिर्दों से नहीं सीखते, शागिर्द उस्तादों से सीखते हैं। और सीखने लायक बात ही सीखी जाती है। अब अकल आ गई? जी हाँ। पहले कहाँ चली गई थी? पहले भी मेरे पास ही थी, लेकिन वो क्या है कि मैं आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की वजह से? मुझे ऐसे किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं सर्कस में जाऊँगा या वहाँ से किसी जोकर को बुलाऊँगा। लेकिन आपने मुझे बुलाया है।
इसका मतलब है आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं गलत राह पर था। इसके आगे मतलब ये है कि मेरे मुँह में खाक और आगे मतलब ये है कि उस्ताद से उस्तादी उल्टी पड़ सकती है, जैसे कि इस वक़्त मुझे पड़ रही है। अभी और आगे मतलब ये है कि मेरा तन, मन सब अटेंशन है और आपका अब आप हुक्म फरमाइए। मेरे किसी और एम्प्लॉयी ने मेरे से इस ज़ुबान में बात करने की मजाल नहीं हो सकती। मेरी भी नहीं हो सकती सर। यूँ समझिए कि मैं थोड़ी देर के लिए आपे से बाहर हो गया था। भावनाओं के आवेग में बह गया था। इतनी दूर तक बह गया था कि टैक्सी करके वापस लौटना पड़ा। तब मलिक साहब को सच में गुस्सा आ गया। स्टैंड अप एंड गेट आउट, वो भड़क कर बोले। सर, एंड सेंड समबडी एल्स। समबडी हु सर? एनीबडी अनदर अदर देन यू। सर मैं मेल हूं। सर मैं सुपरफास्ट मेल ट्रेन हूं। मेरी जगह मैं सेमी फास्ट पैसेंजर ट्रेन से काम चला लूंगा। नाउ गो, गो। नो, नो सर। अब बताइए क्या है स्पेशल असाइनमेंट? मलिक साहब ने गहरी सांस ली और फिर कदरन शांत स्वर में बोले, बताता हूं, लेकिन दोबारा बकवास करने का नतीजा इमीडिएट डिसमिस होगा। कबूल सर। क्या कबूल? डिसमिस? नो सर। दोबारा बकवास ना करना, बल्कि कभी भी बकवास ना करना। दैट्स बेटर। सुनो, वो स्पेशल असाइनमेंट जिसका तुम मुझे जिक्र नहीं करने दे रहे हो, कारोबारी काम से है। कारोबारी कम है, व्यक्तिगत ज्यादा है। लेकिन कारोबारी भी है। हाँ, स्टोरी में कोई और स्टोरी निकल सकती है जो कि हमारे अखबार के काम आ सकती है। आई अंडरस्टैंड सर। मेरा एक दोस्त है, काफी पुराना, लेकिन मेल मुलाकात कोई खास नहीं आजकल, क्योंकि हर किसी की जिंदगी मसरूफ है। मनसुख केडिया नाम है उसका। उम्र में मेरे से छोटा है, 53 या 54 का होगा इस वक्त, लेकिन आदतन बंजारा प्रवृत्ति का है। कभी कहीं एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए कारोबार में मुकम्मल दिल नहीं लगा पाता। जब 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेता है तो उछलने लगता है और घर बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर खिसक लेता है, और तभी लौटता है जब सारी कमाई फूंक चुका होता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है। अभी पिछली बार तो इस हद तक कि कंगाल होकर सड़क पर आ गया था। कमाल है। कमाल ही है, लेकिन ये कमाल इसलिए नहीं है कि वो शख्स गैर जिम्मेदार या दीवाना है, बल्कि इसलिए है कि उसकी रगों में जो बंजारा खून है, वो उसे कहीं एक जगह टिकने के लिए वो उसे कहीं एक जगह टिकने नहीं देता, हमेशा उकसाता रहता है। तो अब क्या वो सड़क पर है? नहीं। ऐसा क्यों कर हुआ? जिगरी दोस्त ने संभाला। जिगरी दोस्त जो कि बिजनेस में उसका सहयोगी भी है। निस्वार्थ मदद की, निसंकोच मदद की, केडिया की जानकारी के बिना मदद की। वो कैसे? कुछ पैसे केडिया को बताए बिना उसके नाम से कहीं इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट बहुत कारगर निकली। एक के 20 बन गए। ऐसे मुफीद इन्वेस्टमेंट ने ऐसी मुफीद इन्वेस्टमेंट ने दोस्त के नाम की, अपने नाम की न की। ऐसा ही हुआ। या अपने नाम की भी होगी? नहीं, अपने नाम नहीं की थी। फिर तो दोस्ती बहुत ही नायाब, बहुत ही बेमिसाल हुई। जाहिर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त ने केडिया की दुश्वारी को देखकर उसकी माली इमदाद करने का अपना फर्ज समझा हो, लेकिन दोस्त का मान रखना भी अपना फर्ज समझा हो। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को, उसकी ईगो को बरकरार रखना भी अपना फर्ज समझा हो। मतलब मतलब पैसा पल्ले से दिया हो और बोल दिया हो कि दोस्त के नाम से इन्वेस्टमेंट करके व्यापार में कमाया। अपनी कुर्सी पर झूलते मलिक साहब कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, मैंने तो इस बाबत सोचा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे कहने पर मुझे महसूस हो रहा है कि हो तो सकता है। गैरतमंद लोगों के बीच ऐसा लेन देन दाता पर ही निर्भर नहीं करता, प्राप्तकर्ता पर भी निर्भर करता है। अहमियत देने की नहीं होती, कबूल किए जाने की भी होती है।
गैरतमंद लोगों को खैरात कबूल नहीं होती, भले ही वो जिगरी दोस्त से हासिल हो रही हो। यू सेड इट माय बॉय। केडिया है भी ऐसा आदमी जो भूखा रहना कबूल कर सकता है, किसी के आगे हाथ फैलाना कबूल नहीं कर सकता। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। बहरहाल, हो सकता है कि यूं दोस्त ने दोस्त की इज्जत रखी हो, उसकी गैरत को उसकी गैरत को ठेस पहुंचाए बिना उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया हो। प्रॉब्लम किसकी है? आपके दोस्त की या आपके दोस्त के दोस्त की? प्रॉब्लम का नाम किसने लिया? मैंने लिया। आपने असाइनमेंट का नाम लिया। प्रॉब्लम है तो असाइनमेंट है, स्पेशल असाइनमेंट है, आपके खास लेफ्टिनेंट के लिए, जो कि तुम हो। आई थिंक आई हैव दिस ऑनर सर। यू डू, यू डू इंडीड। मलिक साहब एक क्षण ठिठके और फिर बोले, हाँ, प्रॉब्लम है, और वो केडिया के दोस्त की है, बल्कि यूं समझो कि सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है। आई सी। इस शख्स का नाम रंजीत महाजन है, और वो केडिया की ही उम्र का आदमी है। नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस के नाम से उसका एंटीक का बिजनेस है, जिसमें कि केडिया भी एक डायरेक्टर है। रंजीत महाजन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही हैं, और कुछ अब क्रिएट हो गई हैं, जिसका सामूहिक नतीजा ये हो सकता है कि वो अपने बिजनेस से हाथ धो सकता है, और केडिया कहता है कि अगर उसके दुश्मनों की बन आई तो जेल भी जा सकता है। जेल किस लिए? बिजनेस के जेरे साया उसने ऐसा कुछ किया है कि जो कि बाज लोगों की निगाह में फ्रॉड का दर्जा रखता है। क्या किया है ये तुम्हें खुद महाजन की जुबानी सुनने को मिलेगा। बाज लोग कौन? वही जो आज की तारीख में उसके दुश्मन बने हुए हैं। कौन? कंपनी का एक डायरेक्टर जो कि नामी वकील भी है, उसका साला, उसकी सास। बीवी नहीं? नहीं, बीवी मर चुकी है। यानी कि महाजन विधुर है? भाई, बीवी मर चुकी हो तो बंदा विधुर ही होता है। बीवी फिर हो जाती है, फिर के बाद फिर हो जाती है, इसलिए नहीं भी होता। बाल की खाल निकालना कोई तुमसे सीखे। सुनील खामोश रहा। बीवी इसलिए नहीं है, बीवी नहीं है, आइंदा होने की गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए नहीं कि उसकी उम्र नहीं रही। केडिया तो महज 54 साल का हुआ है। इस उम्र के लोग आम पाए जाते हैं दूसरी शादी करते, बल्कि इसलिए कि वो दिल का मरीज है और कभी भी चल चल हो सकती है। आई सी। उसकी बीमारी और उसकी चंद और मजबूरियों से फायदा उठाकर उसके दुश्मन उसका सब कुछ हड़प जाना चाहते हैं। काफी कुछ हड़प भी चुके हैं। इसका सबूत ये है कि सब उसके घर पर काबिज हैं। घर बार? सुंदरबन में एक विशाल कोठी है। सुंदरबन, जो झेरी से आगे पड़ता है, एक रमणीक स्थल है और ट्राउट फिशिंग के लिए मशहूर है। वही। महाजन साहब वहां रहते हैं आजकल, अपनी बीमारी की वजह से, वहां की उम्दा आबो हवा की वजह से। दोस्त की खातिर केडिया भी आजकल वहीं रहता है। आई सी। प्रॉब्लम क्योंकि कानूनी है, इसलिए अकेले तुम्हारा उससे दो चार हो पाना मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें कानूनी मदद की जरूरत भी होगी। वो कहां से हासिल होगी? मेरे से पूछते हो? जरूरी जरूरी तो नहीं पूछना सर, लेकिन इसलिए पूछा कि शायद इस बाबत आपके जहन में पहले से कुछ हो। है कुछ। जो है वो तुम्हें मालूम है। फिर भी मेरी जुबानी सुनना चाहते हो तो मैं एडवोकेट चैटर्जी के बारे में सोच रहा था, जो कि तुम्हारे दोस्त भी हैं। आपके भी दोस्त हैं सर। महज वाकिफकार हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हारे वो दोस्त हैं, और कदरदान ही नहीं, बंग बंधु भी हैं। समझे? जी हाँ। उनसे बात करो और सूरत अहवाल का खुलासा करो। हो सके तो महाजन से मिलने सुंदरबन उन्हें साथ लेकर जाओ। सुंदरबन जाना तो वो शायद ही कबूल करें। वजह? आपको मालूम होनी चाहिए। उम्र दराज आदमी हैं, 74 साल के हैं,
राजनगर से बाहर जाना जहमत मानते हैं। अपने खोखा सुनील के लिए वो ज़हमत उठा लेंगे। ठीक है, मैं कल उनसे मिलूँगा। आज, अभी। जी? 5 बजे तुमने झेरी के होटल लेक व्यू की लॉबी में केडिया से मिलना है, जो कि तुम्हें 7 चैटर्जी हुए तो उन्हें भी। सुंदरबन सुंदरबन ले जाने के लिए तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। 12 तो सुनील वॉल क्लॉक पर निगाह डालता हुआ बोला, बज भी चुके हैं। मुझे मालूम है, घड़ी देखना आता है मुझे। पहले तो कभी नहीं बताया आपने। क्या? कि आपको घड़ी देखना आता है? मालिक साहब ने आग्नेय नेत्रों से उसकी तरफ देखा। सुनील ने उनसे आंख न मिलाई। शर्म करो। मलिक साहब तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। बाप ही हैं सर, इसी बात का तो एडवांटेज लेता हूं। भले ही मुझे ऐतराज हो। ऐतराज हो सकता है सर, लेकिन क्या? दिल से ऐतराज नहीं हो सकता। मलिक साहब की आंखों में क्षण भर के लिए स्नेह भाव झलका, जो कि तत्काल लुप्त हो गया। नाउ गेट अलोंग, वो व्यावसायिक भाव से बोले। यस सर, सुनील उठता हुआ बोला। राइट अवे सर। अगला दृश्य। सुनील वकीलों की फर्म चैटर्जी एंड मुखर्जी एडवोकेट्स के ऑफिस में पहुंचा, जहां से उसे मालूम हुआ कि चैटर्जी उन दिनों ऑफिस नहीं आ रहे थे। वजह किसी को मालूम नहीं थी, या फिर किसी ने बताना मुनासिब न समझा। सुनील उनके आवास पर पहुंचा। वहां उसे हर कोई जानता था, इसलिए किसी ने चैटर्जी से मुलाकात में कोई अड़ंगा न लगाया। मुलाकात हुई चैटर्जी के बेडरूम में, जहां पर वो पलंग पर तकियों के सहारे अधलेटे कानून की कोई किताब पढ़ रहे थे। सुनील ने उनका अभिवादन किया। वृद्ध ने हौले से गर्दन हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, फिर करीब पड़ी एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या हुआ? सुनील ने व्यग्र भाव से पूछा। एंजाइना का मामूली अटैक हुआ है, तनिक मुस्कुराते हुए वृद्ध बोले। 10 दिन की कंप्लीट बेड रेस्ट का हुक्म हुआ है। कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं। कैसे आए? सुनील ने वजह बयान की। वृद्ध बोले, मैं शहर से बाहर जाने से परहेज करता हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर जरूर चलता, बशर्ते कि मेरी वो हालत ना होती जो कि इस घड़ी है। आई अंडरस्टैंड सर। तुम जाके मिस्टर महाजन की प्रॉब्लम को समझो और फिर यहां लौट के मुझे एक्सप्लेन करो। देन वी विल सी व्हाट कैन बी डन। ठीक है। किसी तुरंत फुरत मशवरे की जरूरत हो तो मोबाइल पर फोन लगाना। नंबर है? मुझे मालूम है सर। नहीं मालूम है। जिस मोबाइल का नंबर मालूम है उसे आजकल मैं ऑफ रखता हूं। डॉक्टर का हुक्म है। लेकिन ये एक और मोबाइल है। उन्होंने तकिए के नीचे से एक मोबाइल निकाल कर दिखाया, जिसकी मेरे पार्टनर मुखर्जी और मेरे डॉक्टर के अलावा किसी को खबर नहीं है। इसका नंबर नोट करो। सुनील ने नंबर नोट किया। झेरी राजनगर से 65 किलोमीटर के फासले पर एक पिकनिक स्पॉट था, जो वहां की मनोरम झील की वजह से सैलानियों में बहुत लोकप्रिय था। झील के पश्चिमी सिरे पर आलीशान और इलाके का इकलौता 5 स्टार होटल लेक व्यू स्थित था। झील का वो इलाका झेरी डेवलपमेंट एरिया कहलाता था और संक्षेप में जेडीए के नाम से जाना जाता था। सुनील उसके आसपास के झेरी गांव, न्यू झेरी टाउनशिप, लक्कड़ मंडी, पुरानी ढक्की, फोकल पॉइंट और सुंदरवन जैसे इलाकों से भी वाकिफ था, क्योंकि झील के किनारे किनारे बने टीडीआईसी के शानदार कॉटेजों में से एक कॉटेज रमाकांत का भी था, जहां वो रमाकांत के साथ कभी कभार अकेले भी तफरीहन अक्सर आया करता था। सुंदरबन वहां से 20 किलोमीटर दूर था। होटल की लॉबी में उसकी मनसुख केडिया से मुलाकात हुई। मलिक साहब ने केडिया की उम्र 54 साल ना बताई होती तो सुनील उसे 40-42 से ऊपर कभी ना तस्लीम करता। वो दरमियाने कद का आदमी था, जिसके जिस्म पर हड्डी थी या खाल थी, यानी कि चर्बी का कोई नामो निशान नहीं था।
उसकी रंगत गोरी थी, लेकिन धूप से झुलसी हुई जान पड़ती थी। जरूर उसकी तंदुरुस्ती का राज उसकी बंजारा प्रवृत्ति ही थी, जो उसे जगह जगह भटकाती रहती थी। उस घड़ी वो सूट पहने था और टाई लगाए था, लेकिन लगता था कि वो उस पोशाक में असुविधा का अनुभव कर रहा था। बहुत गर्मजोशी से मिला वो सुनील से। मलिक साहब तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे। जरा नवाजी है उनकी, सुनील बोला। तुम्हें अपने स्टाफ का सबसे ज़हीन नौजवान बताते थे। जर्नलिज्म में तुम्हारी डेडिकेशन को बेमिसाल बताते थे। मेहरबान एम्प्लॉयर अपने मुलाजिमों की ऐसे ही हौसला अफजाई करते हैं। तुम्हारे साथ कोई और साहब भी आने वाले थे? हाँ, एक नामी एडवोकेट आने वाले थे, लेकिन नहीं आ सके। उनके बिना काम चलेगा? देखेंगे। कोई और एडवोकेट? मलिक साहब की राय में ये कोई और एडवोकेट वाला मामला नहीं है। ठीक है फिर, आओ चले। कैसे? मैं जीप लाया हूं। मैं यहां तक मोटरसाइकिल पर आया हूं। उसे यहीं होटल की पार्किंग में छोड़ दो। मैं तुम्हें वापस भी पहुंचा दूंगा। ठीक है। दोनों बाहर जाकर खुली खड़खड़ जीप में सवार हुए। केडिया ने जीप को होटल के कंपाउंड से बाहर निकाला और उसे सुंदरबन के रास्ते पर डाल दिया। जीप के चलना शुरू करते ही सुनील ने अनुभव किया कि जैसी खड़खड़ वो सूरत से लगती थी, वैसी असल में थी नहीं। केडिया ने जैसे उसके मन की बात भांप ली। बहुत चौकस जीप है, वो बोला। चौकस और मजबूत। मजबूत और ताकतवर। मेरे हाउस ट्रेलर को बखूबी ढोती है। हाउस ट्रेलर? सुनील की भौएं उठी। चलता फिरता घर। जब मैं ऑन रोड होता हूं तो उसी में रहता हूं। कोई दिक्कत नहीं होती? जरा भी नहीं। बल्कि मजा आता है। बढ़िया बेड लगी हुई है ट्रेलर में। छोटी सी किचन भी है। छोटा सा बाथरूम भी है। और क्या चाहिए? बजा फरमाया आपने। मैं ताज जिंदगी बंजारा रहा। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। न माली, न जिस्मानी, न घर गृहस्थी की। महाजन ने घर बसाया। पैसा कमाने के अलावा कुछ न करना चाहा। उसकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तंदुरुस्ती का ये हाल है कि अपने घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तंदुरुस्ती की जगह पैसा है, लेकिन किस काम का? किस काम का? किसी काम का नहीं। दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सिर्फ ऐसी लानतें खरीदी जा सकती हैं जो बाज लोगों को खुश कर देती हैं। लाख रुपए की बात कही। इसलिए आप जो कमाते हैं खर्च कर देते हैं? अच्छा। जानते हो मेरी फितरत। मालिक साहब ने बताया था। ठीक बताया था। ऐसा ही करता हूं मैं। और ठीक करता हूं। क्या रखा है तुम लोगों की कंक्रीट के जंगलों में? अपने अपने तौर पर हर कोई दिल बहलाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मनी इज लाइक एन आर्म और द लेग। यूज इट और लूज इट। सो यू आर यूजिंग इट बाय लूजिंग इट एंड लूजिंग इट बाय यूजिंग इट। दैट्स ग्रेट। पैसे के मामले में मेरा फलसफा ये है कि जो दिया वो सदा मेरे पास है। जो खर्चा वो कभी मेरे पास था। जो रखा वो मैंने गवाया। गूढ़ ज्ञान की बातें हैं। बहरहाल, बात महाजन साहब की हो रही थी। हाँ, मैं कह रहा था कि महाजन के पास तंदुरुस्ती की जगह पैसा है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो पैसा भी उसके काबू से निकल जाना महज वक्त की बात है। उसके हक में जल्दी ही कुछ न किया गया तो सब पैसा वो गिद्ध छीन लेंगे, जो उसकी जिंदगी में ही उसका गोश्त नोच लेने के लिए पर फड़फड़ा रहे हैं। कौन है ये लोग? टॉप पर तो उसकी सास और साला ही हैं। बीवी मरे लगभग 3 साल हो गए हैं। औलाद कोई हुई नहीं। सास लीलावती चावरिया और उसका लाडला बेटा भूपेंद्र चावरिया मानो दहेज में मिले। जमा वो एक नंबर का धूर्त एडवोकेट मधुर तोशनीवाल।
जो माँ बेटे का सगे वाला बना बैठा है, और जवां मनोज पुरवार नाम का एक आदमी जो अपने आप को एंटीक डीलर और कमीशन एजेंट कहता है, लेकिन असल में कोई चोर है, उठाई गिरा है, फेंस है। फेंस यानी कि चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाला। हाँ, जब बीवी ही नहीं रही तो सास और साला क्यों पीछे डेरा जमाए हैं? अच्छा सवाल है। जवाब जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे तो खुद ही जान जाओगे। ठीक है। ये तो है वो गैंग जिसकी वजह से आज की तारीख में घर का मालिक घर से बाहर है। घर से बाहर है? कहाँ? मालूम पड़ जाएगा। खैर, आगे? इनके अलावा जो और लोग वहां पाए जाते हैं उनमें एक भावना सूद नाम की नर्स है, जिसका काम महाजन की देखभाल देखभाल करना है। सोफिया डोनाटो नाम की गोवानी हाउसकीपर है जो कि किचन का कामकाज भी संभालती है। फ्रैंकी डोनाटो नाम का सोनिया का पति है, सोफिया का पति है। और अलीशा डोनाटो नाम की उसकी नौजवान बेटी है। और मैं, जिसकी वहां सुंदरबन में महाजन के साथ मौजूदगी किसी को एक आंख नहीं सुहाती। वजह? वजह ऐसी नहीं है जो समझी जा सके। आप उन लोगों के किन्हीं नापाक इरादों में अड़ंगा हैं। एकदम सही समझी वजह। महाजन आज जिंदा है तो मेरी वजह से। मैंने वहां पहुंचकर अपने मरते दोस्त की बची खुची जिंदगी की कमान अपने हाथ में न ली होती तो वो कब का मर गया होता। अब वो जिंदा रहकर अपने दुश्मनों के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रहा है। यूं तो महाजन साहब की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है। है। लेकिन उसका खुदा ही उससे रूठ जाए तो बात दूसरी। वरना मेरे रहते कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो गोया दुश्मनों के इरादे खतरनाक हैं। ऐसा ही जान पड़ता है। इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप मलिक साहब के पास पहुंचे? महाजन की जबानी सुनना। हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपनी मंजिल पर। सुनील खामोश हो गया। थोड़ी देर और जीप मेन रोड पर चली, फिर एक साइड रोड पर घूमी, जिस पर से उसने उस नदी का पुल पार किया जिसमें ट्राउट फिशिंग के सीजन में सरकारी लाइसेंस से फिशिंग होती थी। और फिर कोई 1 किलोमीटर आगे और आगे जाकर लोहे के एक विशाल फाटक के सामने जाकर रुकी। केडिया ने उतरकर फाटक खोला, जीप को उसके भीतर दाखिल किया और दोबारा उतरकर पीछे फाटक बंद किया। वो वापस जीप में सवार हुआ और उसने उसे पेड़ों से ढके ड्राइववे पर दौड़ा दिया। वो ड्राइववे जिस खुले कंपाउंड में जाकर खत्म हुआ, वहां हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। सामने एक हवेली नुमा 3 मंजिला कोठी थी जो कि अपने आर्किटेक्ट के स्टाइल से ही 100 से ज्यादा साल पुरानी लग रही थी, और जिसकी दीवारों पर भी फूलों वाली बेलें चढ़ी हुई थी। कोठी के बाएं पहलू से थोड़ा परे हटकर नदी बहती थी और दाएं पहलू में एक पत्थर की ऊंची लंबी दीवार थी जिस पर नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में अप्सरा जैसी बालाओं की बेशुमार मूर्तियां जड़ी हुई थी। कमाल है। मंत्रमुग्ध सा सुनील बोला। ये मूर्तियां तो कला का अद्भुत नमूना है। जरूर एक एक लाखों रुपए की होगी। हजारों की भी नहीं है, केडिया हंसता हुआ बोला। लगता तो नहीं ऐसा। बस लगता ही नहीं है। इसी बात में कलाकार ने अपना कमाल दिखाया है। ये तमाम की तमाम मूर्तियां दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं, जिस पर ऐसी दक्षता से स्प्रे पेंट किया गया है कि पीतल और कांसे की जान पड़ती हैं। आई सी। फिर तो इनका मकसद इस लंबी चौड़ी दीवार की सजावट ही हुआ। यही समझ लो। दीवार से आगे क्या है? रोज गार्डन है। गुलाब की ऐसी कोई किस्म नहीं जो महाजन के रोज गार्डन में न उपलब्ध हो। उसी रोज गार्डन में एक छोटा सा कॉटेज है जिसमें महाजन आजकल रहता है, और जिसमें मैं उसके साथ रहता हूँ। हवेली जैसी इतनी बड़ी कोठी छोड़कर छोटे से कॉटेज में किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनको सीढ़ियां चढ़ना मना है? सिर्फ ये वजह सिर्फ ये वजह तो तुम जानते हो।
सिर्फ ये वजह तो तुम जानते हो कि नहीं हो सकती, क्योंकि रहा तो कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर भी जा सकता था। और क्या वजह है? और वजह है कोठी का दमघोंटू माहौल, जिसे और भी दमघोंटू और नाकाबिले बर्दाश्त उन कमबख्तों ने बनाया हुआ है, जिनसे आजकल कोठी आबाद है, बल्कि यूं कहो कि बर्बाद है। बरखुरदार महाजन की तबीयत डॉक्टरी इलाज से उतनी नहीं सुधरी जितनी कि रोज गार्डन के खुले वातावरण की जीवनदायिनी और खुशगवार खुशबुओं से रची बसी हवा से सुधरी है। हवा तो यहाँ की वाकई कमाल है। आधी आम बीमारियां तो यहाँ की हवा में सांस लेने से ठीक हो जाती होंगी। मैं तो कहता हूँ कि सारी। बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें कि आजकल कंक्रीट के जंगलों में रहना पड़ता है। मुझे आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है जनाब, लेकिन सभी तो महाजन साहब जैसे खुशकिस्मत और साधन संपन्न नहीं होते। रोजी रोटी के लिए, रिज़्क कमाने के लिए आदमी का बच्चा वहीं तो जाकर रहेगा, जहाँ इस हासिल की गुंजाइश होगी। ये भी ठीक कहा, लेकिन जिनकी ऐसी मजबूरियां नहीं हैं, वो क्या रहते हैं? ये तो तफ्तीश का मुद्दा है। आओ, महाजन से मिलाऊं। सुनील उसके साथ हो लिया। मूर्तियों वाली सजावट दीवार में बने फाटक को लांघकर मूर्तियों वाली सजावटी दीवार में बने फाटक को लांघकर वो रोज गार्डन में पहुंचे, जिसका नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वाह! सुनील के मुंह से स्वमेव निकल गया। ये तो देवताओं का आवास जान पड़ता है। इसलिए केडिया बोला, भरपूर कोशिश की जाती है कि वो कोठी में रहते राक्षसों के कदम यहां ना पड़े। सुनील ने देखा कि कॉटेज अठकोना था और इतना छोटा भी नहीं था जितना कि केडिया ने उसे बताया था। उसके बीच की छत गुंबद की तरह गोल थी, जिसकी वजह से सुनील का ध्यान विशेष रूप से उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वो उसकी बाबत सवाल किए बिना रह न सका। खुल जाती है? केडिया बोला। जी? एल्यूमिनियम शीट्स की बनी हुई है। एक मोटर का स्विच ऑन किए जाने पर बीच में से यूं खुलने लगती है कि इसे थोड़ा सा खोला जा सकता है, ज्यादा खोला जा सकता है या पूरे का पूरा खोला जा सकता है। लिहाजा ये वैसी छत है जैसी चांद सितारों की गर्दिश को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज में होती है। हाँ। यहाँ इसका क्या फायदा? ये छत मास्टर बेडरूम के एन ऊपर है। रात को छत को खोल दिया जाए तो बेडरूम से भी खुले आसमान के नीचे सोने जैसा आनंद आता है। क्या कहने! वो कॉटेज में दाखिल हुए। केडिया उसे मास्टर बेडरूम में लेकर आया, जहां की मास्टर बेड पर मास्टर मौजूद था और टीवी देख रहा था। उन लोगों को आया देखकर उसने टीवी से रिमोट बंद कर दिया। रंजीत महाजन, केडिया बोला। सुनील ने उसका अभिवादन किया। ये सुनील है, केडिया बोला। ये वो लड़का है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। मेरे दोस्त, ब्लास्ट के मालिक, मलिक साहब के भेजे खास हमारी खातिर राजनगर से चलकर यहाँ आया है। ब्लास्ट का लीगल एडवाइजर है? महाजन कदम क्षीण स्वर में बोला। नहीं, रिपोर्टर है। रिपोर्टर हमारे किस काम का? काम का है तभी तो आया है। लेकिन रिपोर्टर, तुम वो बात छोड़ो। तुम निसंकोच इससे बात करो। फिर सुनो ये क्या कहता है। फिर कुछ होने का इंतजार करो। फिर कुछ होने का इंतजार करो। ये हमारा कुछ संवारेगा नहीं तो बिगाड़ेगा भी नहीं। वो तो है, लेकिन ठीक है, बैठो भाई। थैंक यू। सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। महाजन ने सहमति में सिर हिलाया। केडिया वहां से रुखसत हो गया। पीछे सुनील ने एक खोजपूर्ण निगाह महाजन पर डाली। उसने नोट किया कि उसकी चमड़ी की रंगत ऐसा पीलापन लिए हुए थी जो आदमी की तंदुरुस्ती खराब होने का अपने आप में सबूत होती थी। चेहरा ढलका हुआ था। आंखों के नीचे की खाल ने थैलियों की सूरत अख्तियार की हुई थी, लेकिन उनमें दृढ़ता की चमक बराबर थी।
ज़ाहिर था कि बीमारी ने उसे जिस्म पर, उसकी तंदुरुस्ती पर असर किया था, लेकिन उसके मनोबल को नहीं तोड़ पाई थी। छुट्टी के दिन ज़हमत उठानी पड़ी तुम्हें? वो सुसंयत स्वर में बोला। कोई ज़हमत नहीं, सुनील बोला। मैं अपने अखबार का 24 घंटे 365 दिन का मुलाजिम हूँ। हम्म, तो सुनील नाम है तुम्हारा? जी हाँ। सूरत से तो बहुत ज़हीन और होनहार नौजवान जान पड़ते हो। कोई मेरी ज़ुबान पर एतबार लाए तो सीरत से भी ऐसा ही हूँ। खुशमिजाज भी हो? मुझे पसंद है खुशमिजाज लोग। मनसुख भी ऐसा ही है। हार्ट प्रॉब्लम गले पड़ने से पहले मैं भी ऐसा ही था। मनसुख में और मेरे में और भी बहुत समानताएं हैं, इसलिए हमारी इतनी बनती है। ऐसा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मनसुख न सिर्फ मेरा जिगरी दोस्त है, बल्कि मेरी मौजूदा दुश्वारी की घड़ी में मेरे साथ है। दुश्वारी क्या है? मलिक साहब ने कुछ नहीं बताया? खास कुछ नहीं बताया। बोले वो सब मुझे आपकी जुबानी सुनने को मिलेगा। हम्म, अब बताइए, क्या किस्सा है? किस्सा दुश्मनों की चाल का है, घात का है, षड्यंत्र का है। मुझे बर्बाद करने का, बल्कि खत्म करने का वन पॉइंट प्रोग्राम है। मनसुख समझता है कि वो मुझे बचा लेगा, जबकि हकीकत कुछ और ही है। एक बात तो ऐसी है जिससे वो खुद वाकिफ नहीं। कौन सी बात? बताता हूं। तुम्हें बताता हूं, लेकिन तुम मनसुख को उसकी भनक न लगने देना। ठीक है। वो लोग, महाजन का स्वर धीमा हो गया। मनसुख के लिए एक नौजवान लड़की के जरिए जाल फैला रहे हैं। कैसा जाल? लड़की उसे अपने मोह जाल में जकड़ेगी और फिर उस पर ऐसा दबाव बनाएगी कि वो उससे शादी कर लेगा। लड़की कुछ अरसा, मसलन 2 या 3 महीने उसके साथ रहेगी और फिर उस पर तलाक का मुकदमा दायर कर देगी। किस बिना पर? निर्दयता की बिना पर। सताता है, बेइज्जत करता है, यहां तक कि हाथ भी उठा देता है, नौकरानी बनाकर रखना चाहता है, वगैरह वगैरह। मकसद क्या होगा ऐसा करने का? मकसद होगा नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस में मनसुख के शेयरों को यूं टाई अप कर देना कि जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक वो बतौर कम्युनिटी प्रॉपर्टी अटैच्ड रहें और मनसुख उसका इस्तेमाल न कर सके। कैसा इस्तेमाल? केडिया के पास कंपनी के 16% शेयर हैं। वो उन्हें बाजार में बेच दे तो कंपनी पर दुश्मनों का होल्ड कमजोर हो सकता है। बाजार में क्यों? मिस्टर केडिया वो शेयर आपको भी तो बेच सकते हैं। दुश्मनों को मेरे से अंदेशा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि केडिया के शेयर खरीदने लायक रकम मेरे पास नहीं है। क्या ठीक समझते हैं? हाँ, ठीक समझते हैं। लेकिन जो बात नहीं समझते वो ये है कि मनसुख के शेयर अपने बनाने के लिए मुझे किसी रकम की जरूरत नहीं। मनसुख मेरा जिगरी दोस्त है। उसे मेरे उसे मेरा पूरा पूरा एतबार है। इतना कि शेयरों की तो बिसात ही क्या है, मैं उसकी जान भी मांग लूं तो वो हाजिर कर देगा। यानी कि मिस्टर केडी आपके कहने पर वैसे ही अपने शेयर आपके नाम कर देंगे? हाँ, फौरन, गोली की तरह। वजह क्या बताएंगे? वजह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह दुश्मन खुद ही सोच लेंगे। क्या? क्या सोच लेंगे? यही कि मैं अपने और मनसुख के शेयरों को इकट्ठा करके कंपनी में फिर से अपनी ताकत बनाना चाहता हूं। फिर से? फिर से का क्या मतलब? जब मुझे पहला दिल का दौरा पड़ा था तो मैंने कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। आई सी। मौजूदा एमडी कौन है? मेरा साला, भूपेंद्र चावरिया। और वो समझता है कि यूं खुद को मेजॉरिटी शेयर होल्डर साबित करके आप अपनी ताकत आजमा सकते हैं और उसे एमडी की पोस्ट छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हाँ। है आपका ऐसा इरादा? नहीं।
होता तो मैं पहले ही इस्तीफा न देता। अपनी बिगड़ती हेल्थ के बावजूद एमडी की पोस्ट से चिपका रहता। तो फिर मिस्टर केडिया के शेयर अपने नाम कराने का क्या मकसद हुआ? ताकि वो मनसुख के शादी कर लेने पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी पति पत्ना का साझ पति पत्नी का साझा माल ना समझा जाए और तलाक की सूरत में उनका बंटवारा होने का सवाल ही पैदा ना हो। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। अपनी रुपया उजाड़ने की कंपल्सिव आदत की वजह से मनसुख कंगाली से उभरा है। आज की तारीख में उसके पास कोई नाम लेवा संपत्ति है तो वो शेयर हैं। ज्यों ही उस औरत को पता चलेगा कि वो शेयर मनसुख के कब्जे से निकल गए हैं और अब उसके कब्जे में नहीं आ सकते, तो वो मनसुख से शादी के ख्याल से भी परहेज करने लगेगी। वो औरत है या लड़की? 26-27 साल की है, जो कहना चाहो कह लो। खूबसूरत है? हाँ, खूबसूरत तो यकीनन है वो। मैं उसकी खूबसूरती को बहुत कम करके आंकने की कोशिश करूं तो भी मुझे यही कहना पड़ेगा कि खूबसूरत है। क्या नाम है? दीक्षा भटनागर। कहाँ पाई जाती है? राजनगर में। मैक्लोड रोड पर कोई वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल है उसमें? लिहाजा वर्किंग गर्ल है? पक्का नहीं मालूम। उस हॉस्टल में तो वर्किंग गर्ल्स ही रहती हैं। तो होगी वर्किंग गर्ल, लेकिन आजकल तो वर्क से किनारा ही होगा, क्योंकि अक्सर तो यहीं या झेरी में ही मंडराती रहती है। बहरहाल आपकी दिलचस्पी दोस्त के शेयरों में नहीं, उसके वेलफेयर में है। दोस्त को ठगे जाने से बचाने के लिए आप उन पर काबिज होना चाहते हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। तो आपने अपना गुड डीड ऑफ द डे कर लिया। अपने जिगरी दोस्त को एक एडवेंचरस औरत के चंगुल से जकड़े जाकर अपना पुलंदा बंधवाने से बचा लिया। इससे आपका क्या भला हुआ? प्रत्यक्ष में कोई भला नहीं हुआ, लेकिन परोक्ष में हुआ। क्योंकि दुश्मनों का मनसुख पर वो वार भी असल में तो मेरे पर ही होगा। मनसुख का ऐसे किसी बखेड़े में फंसकर बर्बाद होना उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि यूं मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मनसुख अपने ही झमेलों में ऐसा लपेटा जाएगा कि उसके पास मेरी सुध लेने के लिए वक्त ही नहीं होगा। वो लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं और अपने इसी मिशन के तहत मुझे बेयारो मददगार देखना चाहते हैं। अब तो आप ऐसे नहीं हैं। अब तो सुनील भाई मुल्तानी आपके दाहिने हैं। ये तुम्हारा पूरा नाम है? ऐसे ही मेरी बात के पहले हिस्से पर भी गौर कीजिए। मैंने अर्ज किया था कि अब तो आप ऐसे नहीं हैं। दुश्मनों को इस बात की खबर नहीं। लग तो सकती है। नहीं लगेगी। मेरी बाबत कोई सवाल होगा तो आप क्या कहेंगे? यही कि तुम एक फैमिली फ्रेंड के साहिबजादे हो और हाउस गेस्ट हो। हाउस गेस्ट? मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त क्या हो? मैं समझ रहा हूं आपकी बात। जब तक हो तब तक तो हाउस गेस्ट ही हो। करेक्शन। मैं समझ गया हूं आपकी बात। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि आपकी दुश्वारी क्या है? आपकी खुद की प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि मेरी मौत के बाद भी क्यों मेरे इन लॉज मेरे पर हावी हैं। क्यों हावी हैं? मेरी बीवी ही वजह है उसकी, जिसे मेरे फाइनेंशियल लाइफस्टाइल से एतराज ही नहीं था, अंदेशा भी था। अंदेशा? कैसा? यही कि एक दिन मैं शेरों की ऊंच नीच का शिकार होकर सब कुछ गवा बैठूंगा और मनसुख की तरह सड़क पर आ जाऊंगा। हमेशा इस अंदेशे को लेकर हलकान रहती थी। ऐसा मुमकिन था? नहीं, मुमकिन नहीं था। लेकिन औरत जात को कौन समझाए? समझाया नहीं तो क्या किया? उसकी तसल्ली के लिए मैंने अपनी तकरीबन सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, ताकि आप उसके साथ खिलवाड़ न कर सकें। हाँ। बीवी राजी हुई? हुई, लेकिन राजी रह ना सकी। क्यों?
मर गई, खामखा मर गई, अच्छी भली थी। 4 दिन तेज बुखार आया फिर खत्म। बुखार की वजह तक ठीक से डायग्नोज ना हो सकी। मर गई तो मुझे पता चला कि मेरे लिए भारी पंगा कर गई है। कैसा पंगा? पीछे एक वसीयत छोड़ गई जिसमें वो अपनी माँ लीलावती और भाई भूपेंद्र को अपना वारिस करार दे गई। पता नहीं ऐसा उसने नादानी में किया, जानबूझकर किया, किसी के बहकाए किया या खुद की मूर्खता के हवाले होकर किया। लेकिन उस वसीयत का जो नतीजा निकला वो मुझे बर्बाद कर देने वाला था। कैसे? नहीं समझे? नहीं समझा। समझा होता तो सवाल ही क्यों करता? भाई उस वसीयत के तहत मैंने जो अपनी संपत्ति बतौर तोहफा उसके नाम की थी, उसके कानूनी वारिस उसके भी सहज ही मालिक बन बैठे। ओह! हो सकता है कि मेरी नादान बीवी का ध्यान इस बारीकी की तरफ गया ही ना हो। उसने समझा हो कि उसकी मौत के बाद उसके अधिकार में मौजूद मेरी संपत्ति अपने आप ही फिर मेरी हो जाने वाली थी। अपनी वसीयत की बाबत वो यही समझ रही हो कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स को अपनी भाई और माँ के नाम कर रही थी। वो वसीयत लागू हुई? होनी ही थी। फिर आप बर्बादी से कैसे उभरे? मैं कोर्ट गया। मैंने कोर्ट को बताया कि कैसे मेरी बीवी मेरी संपत्ति की मालिक बन गई थी। लिहाजा उसकी मौत के बाद अगर मेरी संपत्ति ऑटोमेटिकली फिर मेरी नहीं हो सकती थी, तो भी उसका दर्जा पति-पत्नी की कम्युनिटी प्रॉपर्टी का था, जिसे मेरी बीवी अकेले, अपने ज़ाती इख्तियार में, आगे किसी को पास ऑन नहीं कर सकती थी। जज ने उस दलील को कबूल किया और फैसला किया कि उस संपत्ति का बराबर का बंटवारा होगा। नतीजतन मैं पूरा बर्बाद होने की जगह आधा बर्बाद हुआ। लेकिन कोर्ट का जो फैसला मैंने सिर माथे लिया, उसने मेरे इन-लॉज़ को भड़का दिया और फिर वो लोग आपके दुश्मन बन गए। ज़ुबानी तो ऐसा नहीं कहते, रोज़मर्रा के व्यवहार से भी ऐसा ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन असलियत तो यही है। आई सी। मेरा साला भूपेंद्र अपने आप को बड़ा तीस मार खां समझता है। वो समझता है कि अपनी ऊँची काबिलियत का इज़हार करने का असल में उसे कोई मौका नहीं मिला, वरना वो कहाँ का कहाँ पहुँचा होता। कहाँ पहुँचा होता? कहीं नहीं पहुँचा होता। जहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ भी इसलिए पहुँचा है कि बहन की वसीयत के ज़रिए दौलत जैसे छप्पड़ फाड़ कर उसकी झोली में गिरी। आगे दूसरा ब्रेक उसे ये मिला कि मुझे दिल का दौरा पड़ गया और मुझे मजबूरन बिज़नेस से रिटायर होना पड़ा। वो लोग तो मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि मनसुख ने आकर मुझे सँभाला, जैसे कभी आपने उन्हें सँभाला था। यही समझ लो, आखिर एक हाथ ही दूसरे हाथ को धोता है। सही फरमाया। लेकिन उन कमबख्तों ने उस प्रोटेक्शन का भी तोड़ निकाल लिया जो मनसुख से मुझे हासिल थी। एक छिपकली उसकी पीठ पर चढ़ा दी जिसने इस उम्र में मनसुख का भेजा घुमा दिया। मिस्टर केडिया समझदार और दुनियादार आदमी है, वो इस षड्यंत्र को नहीं समझते। मनसुख इसे षड्यंत्र माने तो समझे ना। वो तो कहता है कि सच्चा प्यार है, दिल से दिल मिले हैं, खुदाई हुक्म नादिर हुआ है कि दो दिल एक हो जाएं। शायद ऐसा ही हुआ हो। नॉनसेंस। वो फुलझड़ी मनसुख से आधी उम्र की है। उम्र से क्या होता है? इट इज अ नंबर। 27 एक नंबर है, 54 भी एक नंबर है। क्या फर्क पड़ता है? मेरी निगाह में पड़ता है। 54 कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती। इससे कहीं ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों ने नौजवान लड़कियों से दिल लगाया है, शादी की है, गृहस्थी गृहस्थी बसाई है और सुख से रहे हैं। भाई तुम नहीं समझते हो कि यहाँ वो लड़की एक षड्यंत्र के तहत मनसुख पर थोपी जा रही है। मनसुख को उस पर जबरदस्ती आशिक करवाया जा रहा है। शायद ऐसा ना हो, शायद ये आपका वहम हो। मेरा दिल यही गवाही देता है कि ये एक षड्यंत्र है। इसलिए मनसुख उस लड़की के काबू में आता है तो आए। कंपनी में उसके शेयर कंपनी में उसके शेयर मैं काबू में नहीं जाने दूंगा। अगर केडिया साहब की मर्जी अपनी बंजारा जिंदगी से किनारा करके गृहस्थ बन जाने की है, तो हो सकता है कि वो अपने शेयर आपके नाम कर देना कबूल ना करें।
वो इनकार नहीं कर सकेगा। इनकार नहीं करेंगे, अपनी आइंदा ज़रूरियात को हाइलाइट करके आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस बाबत इसरार ना करें। आप अपनी माँग छोड़ दें तो उन्हें इनकार क्यों करना पड़ेगा? मनसुख ऐसा करेगा? मुनस्सर है? किस बात पर? इसी बात पर कि अपनी ओल्ड एज की आशिकी के बारे में वो किस हद तक संजीदा है। जब कोई शख्स दिल के हाथों मजबूर हो जाता है तो दलील नहीं सुनता। दलील का असर दिमाग पर होता है, दिल पर नहीं होता। और जिसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो वो दिमाग से काम नहीं लेता। उसका दिल बोलता है और वो दिल की आवाज सुनता है। यकीन नहीं आता कि ये तमाम बातें मनसुख पर लागू हैं। अगर सच में ऐसा है तो मेरा तो इस बाबत तो उससे जिक्र करना भी गलत होगा। जनाब, अभी तक हम में जो बातें हुई हैं उनमें मुझे किसी वकील के मशवरे की कोई जरूरत नहीं दिखाई दी। ऐसी एक जरूरत आपकी मरहूम बीवी की वसीयत हो सकती ही थी, लेकिन आप कहते हैं कि उसका तसल्ली बख्श निपटारा पहले ही हो चुका है। फिर क्यों आपको किसी लीगल एडवाइजर की जरूरत है? उसकी वजह और है। क्या? वो क्या है कि तभी मनसुख केडिया वहां पहुंचा। उसके पीछे एक भारी भरकम औरत थी जो दोनों हाथों में एक ट्रे उठाए थी। चाय, मनसुख बोला। महाजन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, ये सोफिया है, सोफिया डोनाटो। सुनील ने निगाहों से परिचय किया, स्वीकार किया। सोफिया कहने को हाउसकीपर है, कुक है, लेकिन असल में दोस्त है, मेहरबान है। सुनील की भवें उठी। राजनगर में बंदरगाह के इलाके में रेस्टोरेंट चलाती है। राजनगर में बंदरगाह के इलाके में रेस्टोरेंट चलाती थी। कभी मैं और मनसुख 5 स्टार होटलों के रेस्टोरेंट से भी ज्यादा सोफिया के रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते थे। पेनी, पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स। वाह! क्यों मनसुख? उंगलियां चाट जाते थे। मनसुख मुस्कुराता हुआ बोला, जितना खा सकते थे उससे सवाया खाते थे। पुडिंग पर तो यूं लार टपकाते थे जैसे सृष्टि खत्म होने वाली हो। बिल्कुल। मैं अपने दिल के दौरे से उबरा तो मेरी एक पुकार पर सोफिया अपना गवानी रेस्टोरेंट बंद करके यहां आ गई। साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दौरान सोफिया खामोशी से चाय बना रही थी। उसने तीनों को चाय सर्व की, उनके बीच बिस्कुट और भुने हुए काजू की प्लेटें रखी और खाली ट्रे एक साइड टेबल पर रख दी। महाजन ने सहज भाव से अपना खाली हाथ काजू की प्लेट की तरफ बढ़ाया। डोंट यू टच इट! तत्काल सोफिया अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। यह तुम्हारा वास्ते नहीं है, तुम्हेरे को मालूम। कभी कभार से क्या होता है? महाजन बोला। नो। अरे एक आध ही सही। एक आध से क्या होता है? मैं प्लेट इधर से ले जाएंगा। क्या? मेहमान की इंसल्ट करेंगी? मेहमान की इंसल्ट नहीं होने देना मांगता तो रिस्ट्रेन योरसेल्फ। ओके ओके। जरा हेल्थ इंप्रूव करता है, अपने आप को नौजवान छोकरा का माफिक समझने लगता है। नहीं समझता कि हार्ट का मामला है। हार्ट का पेशेंट तंदुरुस्त दिखाई देता भी है। हार्ट का पेशेंट तंदुरुस्त दिखाई भी देता है तो तंदुरुस्त नहीं होता। इसलिए बॉडी पर स्ट्रेस डालता है, ब्रेन पर स्ट्रेस डालता है, स्टमक पर स्ट्रेस डालता है और फ्रेश हार्ट अटैक के लिए रेडी होकर दिखाता है। सोफिया, तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो। आई विल हैव नन ऑफ दैट। मैं जो बोलता है करेक्ट बोलता है, तुम्हारा वेलफेयर का वास्ते बोलता है। तुम्हें एकदम ठीक होना मांगता है कि नहीं? मांगता है। देन फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कंसीडर देम फॉलोड। मैं काजू की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो दूर निगाह से भी नहीं उठाऊंगा। क्या बोला डॉक्टर? कैश्यू नट्स फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बट बैड फॉर हार्ट। नो। यस। सो देयर। स्मोक करता है मैन? सुनील को तत्काल एहसास न हो कि वो सवाल उससे किया गया था। वो हड़बड़ाया और फिर बोला, हाँ करता तो हूं।
इधर नहीं करने का, फिर ये भी करेंगा। बोलेगा एक से क्या होता है? क्या? मैं इनकी मौजूदगी में सिगरेट नहीं पीऊँगा। जबकि चाय हाथ में आते ही सुनील के ज़हन में जो पहला ख़्याल आया था वो सिगरेट सुलगाने का ही था। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, सोफिया बोली। फिर वो खामोशी से वहां से रुखसत हो गई। देखा? पीछे मनसुख केडिया बोला। कैसी सिंसियर औरत है। दुर्लभ है आजकल तो ऐसी सिंसियरिटी। सुनील सहमति में सिर हिलाता बोला। आपने इसकी बेटी का जिक्र किया था। क्या नाम बताया था? अलीशा। अलीशा डोनाटो। कितनी बड़ी है वो? 20 एक साल की है। फिर तो कोई खास बड़ी ना हुई। इस उम्र की बेटी को तो माँ के साथ रहना समझ में आता है, लेकिन पति साथ किस लिए है? क्योंकि फ्रैंकी एक नंबर का हरामी है, पैरासाइट है, फ्रॉड है। फ्रॉड भी? टॉप क्वालिटी का। दरअसल वो सोफिया का दूसरा पति है। सोफिया की इकलौती औलाद ओलिशा उससे उसके पहले पति से है। फ्रैंकी यूं जाहिर करता है जैसे उसने सोफिया से शादी करके माँ बेटी पर एहसान किया हो, जबकि हकीकत यह है कि शादी करके सोफिया ने उस पर एहसान किया। पट्ठा ऐश करता है सोफिया के सदके। सोफिया को कोई एतराज नहीं। उसके एतराज को खारिज खारिज करने के लिए फ्रैंकी ने बहुत बढ़िया कहानी घड़ी हुई है। कहता है कुछ साल पहले किसी तांत्रिक ने उस पर कोई ऐसा तंत्र मंत्र कर दिया था कि वो एक होते हुए भी दो जने हो गया है। जी। डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड की तरह। जैसे डॉक्टर जैकल का मिस्टर हाइड एक विकृत रूप था, वैसे ही उस पर जॉनी सवार है। जॉनी? जिसे वो अपनी सेकेंडरी पर्सनैलिटी, दोहरा व्यक्तित्व बताता है। कोई भी वाहियात हरकत करता है तो इसका इल्जाम जॉनी पर मढ़ देता है। कोई भी गलत नाजायज काम करता पकड़ा जाता है तो बड़ी मासूमियत से कह देता है कि जॉनी ने कराया। नशे में टुन्न होता है, होश में आने पर बोल देता है जॉनी ने जास्ती पिला दी। उसका किसी भी तरह का धोखा, फरेब या फ्रॉड पकड़ा जाए तो कह देता है जॉनी हावी हो गया था। उसकी हर मर्ज की दवा जॉनी है, जो कि किन्हीं खास घड़ियों में उसके सिर पर सवार हो जाता है। कहता है जॉनी उसका जानी दुश्मन है, जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा बेताल है जो विक्रम की पीठ पर सवार नहीं होता, खुद विक्रम बन बैठता है। फ्रैंकी डॉक्टर जैकल है और जॉनी मिस्टर हाइड। कोई उसकी बात का यकीन करता है? टॉप का ड्रामेबाज है। सबको नहीं तो कुछ को तो यकीन दिला ही देता है। बीवी को? सोफिया तो तकरीबन हमेशा ही उसकी बातों में आ जाती है और उसे फटकारने की जगह उससे हमदर्दी दिखाने लग जाती है। कोई काम धंधा नहीं करता? करता है, जब कभी करता है तो बड़ा कलरफुल धंधा करता है। नकली एंटीक का। नकली एंटीक का? ऐसी करामातें करना जानता है कि ताजी बनवाई पीतल या कांसे या तांबे की मूर्ति को 200 साल, 400 साल, कभी कभार तो 1000 साल पुरानी साबित करके दिखा देता है और उन्हें उस पीरियड की दुर्लभ कलाकृति बताकर ऊंचे दामों में बेच देता है, या ऐसी कलाकृतियों को सीधे बेचने की जगह किसी प्राचीन इमारत के खंडरों में दफना देता है और मनोज पुरवार की मदद से आर्ट प्रेमियों में ये अफवाह फैला देता है कि वहां कोई दुर्लभ खजाना दबा हुआ था। वो खंडर उसने कौड़ियों के मोल कब्जे में किया होता है, जिसे कि वहां गड़े खजाने, दुर्लभ खजाने के नाम पर ऊंचे दामों में बेच देता है। कमाल है। ऐसा कई बार कर चुका है। एक बार तो सिर्फ खंडर ही बेचा। खरीदार ने मूर्त खुदाई करवाई तो भीतर से कुछ भी ना निकला, नकली मूर्तियां भी नहीं। कोई फौजदारी नहीं हुई कभी इस चक्कर में? अभी तक तो खैरियत है। कोई छोटी मोटी बात होती है तो मनोज पुरवार संभाल लेता है, सोफिया संभाल लेती है। सोफिया भी? हाँ। एक बार किसी को चांदी का गुलाब दान ये कहकर बेचा कि वो मलिका नूर जहां का था। ग्राहक ने उसे आगे किसी विदेशी एंटीक प्रेमी को बेचने की कोशिश की। उसने उसे अपने एंटीक स्पेशलिस्ट से जंचवाया तो नकल की पोल खुल गई। ग्राहक ने फ्रैंकी को पकड़ा तो वो पसर गया कि डील जैसा था कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता।
ग्राहक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। नतीजता नतीजतन उसने फ्रैंकी की सुपारी लगवा दी। फ्रैंकी का दम निकल गया। जो पैसा ग्राहक से झाड़ा था, उसे वो अय्याशी में उड़ा भी चुका था, क्योंकि जॉनी गले पड़ गया था। नतीजतन उसकी जान बचाने के लिए तमाम पैसा सोफिया ने चुकाया। उस वाकये के बाद तो फ्रैंकी सुधरा होगा। कैसे सुधरे? वो थोड़ा ही कुछ करता है। उससे तो जो कराता है जॉनी कराता है, जो कि उसका अक्स है और जो जब उसे कमजोर पाता है उस पर हावी हो जाता है, उस पर अपना कब्जा बना लेता है। कोई जानी वानी नहीं है, पढ़कर बोला। सब स्टंट है जिस पर सोफिया का को यकीन दिलाने में वो अक्सर कामयाब हो जाता है। मनोज पुरवार की, सुनील बोला। उससे अच्छी जुगलबंदी है। पुरवार उससे भी ज्यादा पहुंचा हुआ आदमी है, केडिया बोला। उसकी तो सबसे अच्छी जुगलबंदी है। मेरी सास और उसके सपूत से तो खास, महाजन बोला। खास? सुनील की भवें उठी। तभी तो उनकी शय पर यहीं डेरा जमाए है। कैसी शय? जाहिरा तौर पर जाहिरा तौर पर तो शय कारोबारी ही है, लेकिन असल बात कोई और भी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि इस धूर्त आदमी का माँ बेटे पर कोई होल्ड है, और जिसके तहत वो जो चाहता है उनसे करवा लेता है। मसलन क्या करवा लेता है? महाजन कुछ क्षण खामोश रहा। उसने चाय का एक घूंट हलक से उतारा और फिर बोला, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हेल्थ ग्राउंड्स पर मेरे रिजाइन करने के बाद से नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस का एमडी मेरा साला भूपेंद्र चावरिया है। जब से वो एमडी बना है, कंपनी के आनन फानन दाएं बाएं एंटीक कलाकृतियों के या उनसे संबंधित प्राप्ति स्थानों के सौदे कर रहा है। और ऐसा हर सौदा मुझे मालूम है कि बाजरिया मनोज पुरवार हुआ है, और बतौर दलाल उसने कंपनी से भरपूर दलाली हासिल की है। खराबी क्या है इसमें? देखने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन तकरीबन डील इतने आनन फानन और बिना सोच विचारे हुई है कि मुझे दो शक हैं। क्या? एक तो ये कि पुरवार ने जबरन वो डील कंपनी पर थोपे हैं, और साफ लफ्जों में कहूं तो यूं समझो कि भूपेंद्र की बाह मरोड़कर उसे वो डील कबूल करने पर मजबूर किया है, ताकि वो चांदी काट सके। दूसरे ये भूपेंद्र और पुरवार की कंपनी को चूना लगाने की मिलीभगत हो सकती है। वो कैसे? भाई कोई गलत डील होती है, एंटीक का कोई अप्रमाणिक सौदा होता है, तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का। ऐसे डील से हुए घाटे को कौन झेलेगा? कंपनी। अगर ऐसे किसी डील की दलाली में भूपेंद्र का हिस्सा मुकर्रर हो, तो कंपनी पर जो बीती सो बीती, भूपेंद्र तो फायदे में रहा। नफा नुकसान तो कंपनी का है, और आगे कंपनी के शेयर होल्डर्स का है, लेकिन ब्रोकरेज में से किकबैक सिर्फ भूपेंद्र का है। ये तो अपनी रोटियां सेकने के लिए कंपनी की जड़ें खोदने वाली बात हुई। बराबर हुई। आप इस सिलसिले में रोक नहीं लगा सकते? मौजूदा हालात में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकते? एमडी का पद त्याग देने के बावजूद कंपनी के शेयर होल्डर्स तो आप भी हैं, मिस्टर केडिया भी हैं, तो फिर क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उनके कब्जे में है, और कंपनी के फैसलों में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की मर्जी चलती है। आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं बन सकते? बन सकता हूं। उन लोगों को ऐसा अंदेशा भी बराबर है। तभी तो वो लोग उस खुफिया वार की। महाजन ने एक संशय निगाह केडिया पर डाली, फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, तैयारी कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। कैसी खुफिया वॉर? केडिया बोला। उनका वो वार चल गया तो उनकी वोटिंग में ऐसी मेजॉरिटी बन जाएगी जो हिलाए ना हिले। कैसी वॉर? केडिया फिर बोला। लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे। सुनील भी महाजन की तरह केडिया के सवाल को नजरअंदाज करता हुआ बोला। उस वार का तोड़ तो आपने पहले ही सोचा हुआ है। दुरुस्त। लेकिन उतने से भी मेरी मेजॉरिटी नहीं बनती। मेजॉरिटी बनाने के लिए
मेरे लिए और भी काफ़ी कुछ करना लाज़मी है। यानी कि आपके फिर से एमडी बन पाने के मामले में दिल्ली अभी दूर है? मैंने पहले ही कहा है कि एमडी बनने की मेरी कोई मंशा नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी ये मंशा हथौड़े की तरह उन लोगों के सिर पर तनी रहे। आप ऐसा कोई हथौड़ा उनके सिरों पर तानेंगे, तो वो उससे बेखबर तो नहीं रह सकेंगे। कैसे रह सकेंगे? बेखबर रहेंगे तो हथौड़ा कारगर कैसे सिद्ध होगा? तो फिर तो वो भी हथौड़े की जद से बच निकलने की जुगत करेंगे। ज़ाहिर है, एक जुगत तो अभी से कर भी रहे हैं। क्या? जब मैं एमडी था तो मुझे राजस्थान की एक सैकड़ों साल पुरानी हवेली के खंडरों में दफन दुर्लभ कलाकृतियों की खुफिया खबर लगी थी। फ्रैंक डोनाटो की या मनोज परवार की फैलाई हुई? नहीं, वो खबर एंटीक के एक जेन्युइन खजाने से ताल्लुक रखती थी। उसमें कोई धोखा या फरेब नहीं था। इसकी मैंने भरपूर गारंटी की थी। इस बात पर भी भरपूर गौर किया था कि दुर्लभ कलाकृतियों का कोई बड़ा ज़ख़ीरा क्यों कर उस हवेली के खंडरों में होन दफन हुआ होना संभव था। वो सौदा बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें फँसने से पहले मैंने बहुत व्यापक रिसर्च की थी। मैंने मुकम्मल गारंटी की थी कि उन कलाकृतियों से ताल्लुक रखती जो कहानी थी, वो सच्ची थी, प्रामाणिक थी। क्या कहानी थी? जिस पीरियड की कलाकृतियाँ उस हवेली के विस्तृत खंडरों से बरामद होने की उम्मीद थी, उस पीरियड की नायाब कलाकृतियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा पहले से अस्तित्व में है और उससे ताल्लुक रखती डिटेल देश-विदेश की आर्ट मैगज़ीनों में, कैटलॉग्स में आम पाई जाती है। वैसी 64 मूर्तियों का अस्तित्व स्थापित है जो कि सोने की हैं, 1-1 फुट साइज़ की हैं, 1-1 किलो वज़न की हैं। अप्सराओं के नृत्य की विभिन्न मुद्राएँ दर्शाती किन्नरियाँ कहलाती हैं और 14वीं सदी में उज्जैनी के सम्राट के शयनागार की शोभा के लिए बनाई गई बताई जाती हैं। उनसे जुड़ा प्रमाणिक इतिहास से बताता है कि उन 64 मूर्तियों में से 28 हमारे उस वक्त के अंग्रेज हाकिम चोरी करके ले गए थे। 5 महाराष्ट्र में स्थित बेलगाम के एक म्यूजियम में है, 23 नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है और बाकी 8 का कोई अता पता नहीं है। और वो 8 उस राजस्थानी हवेली के खंडरों में दफन थी? नहीं, क्योंकि 8 मूर्तियों के सदके वो ज़ख़ीरा ना बड़ा कहला सकता था, ना बेशकीमती। तो तो जो कहानी मेरे जानकारी में आई थी, वो कहती थी कि वो मूर्तियाँ राजस्थानी मूर्तिकारों ने गढ़ी थी, जिन्होंने उनका सोने में फाइनल वर्ज़न बनाने से पहले उनके नमूने के तौर पर, प्रोटोटाइप के तौर पर बनाया। वो मूर्तियाँ पहले कांसे में बनाई गई थी, फिर तांबे में बनाई गई और फिर पीतल में बनाई गई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद वैसी 64 मूर्तियाँ सोने की बनाई गई थी और उज्जैनी के सम्राट को सौंपी गई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोटोटाइप के तौर पर बनाई गई कांसे, तांबे और पीतल की 192 मूर्तियां राजस्थान की उस खंडर हवेली में दफन थी? हाँ, इस कहानी से जुड़ा इतिहास ये कहता है कि वो हवेली उस दौर के इस अद्भुत कला में प्रवीण राजसी कारीगरों की निर्माणशाला थी। चलिए स्थापित हो गया चलिए ये स्थापित हो गया कि आपके व्यापार से ताल्लुक रखता कोई अनमोल खजाना कहीं उपलब्ध था और तब उसकी खबर सिर्फ आपको थी। तब आपने क्या किया? ज़ाहिर है कि मैंने बिना ये ज़ाहिर किए कि असल में मुझे उनमें छुपी किन्हीं अनमोल कलाकृतियों की खबर थी, उसे अचल संपत्ति के तौर पर खरीदने का फैसला किया। लेकिन उस फैसले को अमल में लाने में 2 फच्चर थे। एक तो बावजूद कहानी की प्रामाणिकता के हो सकता था कि वहाँ से कुछ भी बरामद ना होता। पहले तस्दीक करना मुमकिन नहीं था कि खंडरों में आपके मतलब का कुछ था या नहीं? नहीं था। वजह? खुदाई का ज़िक्र आते ही बेचने वालों के कान खड़े हो जाते। खुद वही लोग किसी गड़े खजाने की कल्पना करने लगते या फिर वो लोग सेल से मुकर जाते या कीमत 10-20 गुना बढ़ा देते या अल्टरनेट कस्टमर तलाश करने में जुट जाते।
दूसरे, हमारे मुल्क में यूं बरामद होने वाला हर गड़ा माल, आर्टिफैक्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, मिनरल्स, ऑयल वगैरह सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाता है। लिहाजा खुदाई का चुपचाप, निहायत खुफिया तरीके से होना जरूरी था, और ऐसा उस हवेली के मालिकाना हुकूक हासिल किए बिना हो पाना मुमकिन नहीं था। हाँ, एकदम ठीक समझे हो। दूसरा फच्चर क्या था? वो हवेली 20 एकड़ के प्लॉट में बनी हुई थी, और हवेली के साथ उसके इर्द गिर्द की जमीन, जो कि उसकी चार दीवारी के भीतर ही आती थी, वो भी खरीदी जानी जरूरी थी। इस वजह से वो सौदा एक बड़ी रकम का था, जो कि मेरे पास नहीं थी। आपके पास नहीं थी या कंपनी के पास नहीं थी? मेरे पास नहीं थी। आपके पास होना क्यों जरूरी था? क्योंकि उस बड़े सौदे में कंपनी ने मेरी वजह से फंसना था। इसलिए कंपनी का नुकसान मैं नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहता था कि उस सौदे के बैकफायर कर जाने की वजह से कोई नुकसान हो तो मेरा हो। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी हैरानी में अविश्वास अविश्वास का भी पुट था, जो कि उन दोनों से छुपा न रह सका। लिहाजा एक अच्छी डील के मुनाफे से कंपनी को महरूम रखने की आपकी कोई मंशा नहीं थी, सुनील बोला। यह इरादा नहीं था कि आप एक बड़ा मुनाफा अपनी जाती हैसियत में आप और सिर्फ आप कमाएं। आई स्वेयर बाय माय गॉड, नहीं था। वो एक रिस्की डील था, जो लुभाता भी था और डराता भी था, जो ना हौसले से कबूल किया जा सकता था, ना नजरअंदाज किया जा सकता था। इसलिए कंपनी को जोखिम में डालने की जगह मैंने खुद जोखिम उठाने का फैसला किया था। मुनाफे की सूरत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सब बता देने का, और मुनाफा कंपनी के हवाले कर देने तक का मेरा इरादा था। कमाल है। ये महाजन नहीं मिस्टर सुनील, केडिया बोला। महाजन है, महान व्यक्ति। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, सुनील बोला, कि विदा होते वक्त आपकी चरण रज लेना मुझे भूल ना जाए। मजाक कर रहे हो? महाजन बोला। नहीं भगवन, भगवन, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। आप बात को आगे बढ़ाइए। आखिरकार आपने वो सौदा किया तो कैसे किया? मैंने पैसा कंपनी का लगाया, लेकिन सौदा अपने नाम से किया। दैट्स नॉट फेयर। जानता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ किया इस सोच के तहत किया कि मैं एक बहुत छोटे अरसे के लिए कंपनी के खाते से वक्ती उधार के तौर पर पैसा निकाल रहा था। डील बैकफायर कर जाता तो मैं दूध से धोकर कंपनी की रकम उसके खाते में वापस जमा कराता। भले इस कोशिश में मेरा सब कुछ बिक जाता, मैं खुद बिक जाता। बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। हाँ, लेकिन कंपनी को उस रिस्क के हवाले होने से बचाया भी। नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत सुखद निकला। अलबत्ता मूर्तियां 192 न बरामद हुई, लेकिन जितनी बरामद हुई वो भी कम न थी। कितनी थी? 96। बाकी कहाँ गई? जरूरी नहीं कहीं गई हो सकता है सोने की फाइनल मूर्तियां बनाए जाने से पहले वैसी मूर्तियां इतनी ही बनाई गई हों। खैर, फिर मैंने बरामदगी के 1 महीने के भीतर भीतर 76 मूर्तियां फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के 8 कलेक्टर्स को बेच दी। उन मूर्तियों से जो रकम मुझे मिली, उनमें से कंपनी की रकम वापस कंपनी के खाते में जमा करा देने के बाद भी मेरे पास 90 लाख रुपए बचे, और बची 20 मूर्तियां, जो कि टोटल लॉट में सबसे शानदार और सबसे कीमती थी। उन्हें बेचने का आपका कोई इरादा नहीं? कोई जल्दी नहीं। दरअसल जितनी कीमत में मैंने 76 मूर्तियां बेची थी, उससे आधी कीमत में मुझे वो 20 मूर्तियां बिकने की उम्मीद है। वो मूर्तियां हैं कहाँ? जवाब में महाजन केवल मुस्कुराया। कृपा निधान, मैं उनका दर्शन अभिलाषी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो आपके कब्जे में है या कंपनी के कब्जे में। कंपनी के कब्जे में खामखा? लिहाजा आपके कब्जे में है।
यही समझ लो। समझ लूं? बहुत लोग उनका सुराग पाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आपके पास उनकी मौजूदगी की खबर कोई राज नहीं, उनका वजूद कोई राज नहीं। ओके, अब मैं 10वीं बार पूछने जा रहा हूं, आपकी लीगल प्रॉब्लम क्या है? कंपनी की मौजूदा मैनेजमेंट का दावा है कि वो सौदा क्योंकि मैंने कंपनी के सरमाए से किया था, इसलिए नतीजतन हुए मुकम्मल मुनाफे पर मुकम्मल हक कंपनी का है। ये बात आपको बोली जा चुकी है? अभी सिर्फ हिंट दिया गया है। यूं बोली जा चुकी है जैसे कि अक्लमंद को इशारा हो। इशारा क्या? यही कि मैं मुनाफे की रकम और बाकी की मूर्तियां कंपनी को सौंप दूं, वरना वरना क्या? वरना फ्रॉड की, अमानत में खयानत की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहूं। ऐसा किसने कहा? सुनील हैरानी से बोला। कंपनी के मौजूदा एमडी आपके साले ने? मधु तोषनीवाल ने, जो कि काइया वकील है और कंपनी के डायरेक्टरों में से एक है। और कहा नहीं, कहलवाया, वो भी सिर्फ जुबान में नहीं, इशारों में। किसके किसके जरिए? कंपनी के मनकोटिया नाम के एक डायरेक्टर के जरिए। लेकिन बात अभी इशारों में कही गई है, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन बात अभी इशारों में कही गई है, फिर तो आपकी मर्जी है कि आप इशारा समझें या ना समझें, हिंट लें या ना लें। नहीं? यस। लेकिन कल कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जिसमें ये मुद्दा रखा जाएगा और इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग यकीनन मेरे खिलाफ होगी। फिर शायद यही बात मुझे दो टूक कही जाएगी। या आप 90 लाख रुपए और बाकी की मूर्तियां कंपनी को सौंप दें या फिर कोर्ट केस भुगतें। हाँ। आपका क्या इरादा है? अब तो मेरा इरादा इस बात पर मुनस्सर है कि मैंने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। आपका क्या मतलब? जो पैसा अब मुझसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश की जा रही है, पहले मैं वैसे ही उसे कंपनी को सौंप देने वाला था। सौंपा क्यों नहीं? मुझे भारी दिल का दौरा पड़ गया था। मैंने एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया था और वो पद हासिल करने के लिए मेरे साले ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, ऐसी पैंतरेबाजी की थी कि मेरा उस पर से मुकम्मल एतबार उठ गया था। एमडी बनने के बाद उसने कंपनी की जो गत बनाई थी, उसकी रूह में मैं ये कदम उठाता तो वो यूं हासिल हुआ सब माल भी मिट्टी कर देता। दूसरे उन लोगों ने माल कंपनी को लौटा देने की मुझे राय न दी, मुनहार न की, ये तक न पूछा कि मेरा असल इरादा क्या था, बल्कि ढकी छुपी धमकियां जारी करना शुरू कर दिया, मुझे इंजाम से डराना शुरू कर दिया। तब मैंने यही फैसला किया कि के पेश आए आ- वो लोग शराफत और ईमानदारी से पेश आए जाने के काबिल नहीं थे। लिहाजा मैंने सदाचारिता वाला अपना वो इरादा बदल दिया। आई सी। और अब अपना अगला कदम आप इस जांच परख के तहत उठाएंगे कि आपने कोई क्राइम किया है या नहीं। हाँ। और ये कि मुझ पर फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी फंड्स का केस बनता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो बनता है। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं चाहिए, मुझे ऑनेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए। आप उस पर अमल करेंगे? जवाब देने की जगह महाजन ने कीड़िया की तरफ देखा। जैसे मलिक साहब तुम्हारे जामिन हैं, केडिया बोला, वैसे उस एक्सपर्ट ओपिनियन के तुम जामिन बनोगे तो करेंगे। करेंगे तो क्या करेंगे? माल लौटा देंगे या केस लड़ेंगे? माल लौटा दूंगा, महाजन बोला। जब एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन मेरे खिलाफ होगी तो केस लड़ने से क्या फायदा? जो हार हो भी चुकी हो उसके बाद में कानूनी लिबास में देखने का क्या फायदा? कल पता चल जाएगा। कैसे? फोन करूंगा। नंबर बताइए। फोन यहाँ है तो सही, लेकिन अक्सर खराब रहता है। वो फोन नंबर आप मुझे दीजिए, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। शाम तक मेरे बजाय आपका फोन ना बजे तो आप मेरा मोबाइल बजाइएगा। ठीक है।
नंबरों का आदान प्रदान हुआ। और कोई बात? सुनील बोला। है एक और बात, महाजन बोला। वो भी लीगल ओपिनियन की, कानूनी मशवरे की तलबगार है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसका जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है। वो क्या बात है? गोवा में वालपोई के करीब एक निपट देहाती इलाके में सोफिया की पुश्तैनी प्रॉपर्टी थोड़ी सी जमीन है, जो कि कभी काश्तकारी के काम आती थी, लेकिन टोटल नेग्लेक्ट की वजह से आजकल किसी काम नहीं आती। वो जमीन बेचने की कोशिश की जाती तो कौड़ियों के मोल ही बिकती। मेरा राजस्थान वाला डील जब उजागर हो गया तो उसका नफा नुकसान सामने आया, तो उससे प्रेरणा लेकर हमारे महान कलाकार, हमारे ग्रेट कॉन आर्टिस्ट, हमारे नटवरलाल फ्रैंकी डोनाटो ने उस जमीन की फर्जी औकात बनाई और उसे महंगे दामों पर किसे बेच दिया? किसे बेच दिया? कंपनी को बेच दिया। हमारे आलम फाजिल चतुर सुजान मौजूदा एमडी भूपेश चावरिया साहब को बेच दिया। औकात कैसे बनाई जमीन की? सेंट फ्रांसिस की एक नकली मूर्ति बनाई, 1 महीने में उसे 200 साल पुराना किया, उसे उस जमीन में दबा दिया, मूर्ति बरामद करवाई, वैसी और मूर्तियां वहां से बरामद होने की संभावना पर उत्तेजित होकर दिखाया और जमीन खूब ऊंचे दामों पर बाजरिया हमारे सुपर इडियट साले साहब कंपनी के मत्थे मड़ दी गई। बाद में सेंट फ्रांसिस की बरामद मूर्ति की किसी खरीदार ने जांच करवाई तो वो नकली निकली, और कोई मूर्ति की किसी खरीदार ने और कोई मूर्ति उस जमीन में से निकली भी नहीं। निकलती तो यकीनन कर्टसी फ्रैंकी डोनाटो वो भी नकली होती। अब कंपनी फ्रॉड की दुहाई दे रही है। क्या फ्रॉड साबित किया जा सकता है? पता नहीं किया जा सकता है या नहीं, यही तो पता लगाना है। मैं आगे बात करूंगा। वैसे इस बाबत फ्रैंकी क्या कहता है? कहता है जॉनी ने मरवा दिया, कमबख्त फिर उस पर काबिज होकर बैठ गया और पता नहीं क्या करवा डाला। ऐसा कहना तो एक तरह से कबूल करना हुआ कि फ्रॉड हुआ है। हुआ है तो उसने थोड़े ही किया है, वो तो जॉनी ने किया है। उसे तो तब पता चला जब फ्रॉड हो चुका था और जॉनी उसका पिंड छोड़कर जा चुका था। जो पैसा हाथ आया वो भी जॉनी ले गया? वो कैसे ले गया? वो तो वो है वो तो वो है जिसे फ्रैंकी भी जानता है, फ्रैंकी पहचानता है, फ्रैंकी महसूस करता है, फ्रैंकी भुगतता है। असल में पैसा कहाँ गया? कुछ सोफिया को दे दिया, कुछ खा पीकर बराबर कर दिया। सोफिया क्या कहती है? यही कि उसका उन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो फ्रैंकी की करतूत है, इसलिए फ्रैंकी भुगते, या जॉनी को भुगतने के लिए आगे कर दे। और पैसा? कौन सा पैसा? कैसा पैसा? होगा तो फ्रैंकी के पास होगा। सुपर। तभी एक वर्दीधारी नर्स ने वहां कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी जिस पर एक ऑरेंज जूस का गिलास था और एक प्लेट में एक कैप्सूल रखा था। सुनील ने देखा कि वो कोई 25 साल की लंबी ऊंची खूबसूरत लड़की थी, जो कि अपनी नर्स की सफेद ड्रेस में बहुत जच रही थी। ये भावना सूद है, महाजन बोला। मेरी नर्स भावना। ये सुनील है, मेरे दोस्त का बेटा। हेलो देयर, भावना सूद मधुर स्वर में बोली। हेलो योरसेल्फ ब्राइट आइज, सुनील बोला। भावना ने एक नुमाइशी मुस्कुराहट सुनील की तरफ उछाली और फिर महाजन की तरफ आकर्षित हुई। कब से बातें कर रहे हैं आप? वो बोली। अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। भाई घर में मेहमान आया है, कोई तो रियायत होनी चाहिए, महाजन मुस्कुराता हुआ बोला। आप कीजिए बातें, आपका क्या जाता है? डॉक्टर पावा को खबर लगेगी, डॉक्टर पावा को मालूम होगा तो वो मेरी खबर लेंगे। बस 5 मिनट और। ये कैप्सूल लीजिए, ये जूस का गिलास पकड़िए और कैप्सूल मेरे सामने खाइए, ताकि मुझे यकीन हो कि आपने इसे फेंक नहीं दिया। क्यों भला, मैं क्या अपनी जान का दुश्मन हूं? जल्दी कीजिए और खाली गिलास लौटाइए। महाजन ने आदेश का पालन किया। भावना ने एक सरसरी निगाह फिर सुनील पर डाली और फिर बोली,
अब मेरी समझ में आया कि सोफिया आज डिनर के लिए चिल्ली चिकन क्यों बना रही है, क्योंकि घर में मेहमान आया है। मेरी वजह से बना रही है? सुनील जल्दी से बोला। तो मेहनत जाया कर रही है, क्योंकि मैं डिनर तक नहीं रुकने वाला। मिस्टर, यू विल बी मिसिंग अ ट्रीट। सॉरी। उंगलियां चाटते रह जाओगे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहरहाल चिल्ली चिकन जाया नहीं जाएगा। मेरे हिस्से का ये खा लेंगे। नहीं खा लेंगे। वजह? महाजन साहब को चिल्ली चिकन जैसे मसालेदार खाना मना है, और केडिया साहब ने आजकल ऐसा खाना दोस्त की खातिर छोड़ा हुआ है। रियली? केडिया साहब यहीं अपना और महाजन साहब का खाना खुद बनाते हैं, जो कि डॉक्टर पावा की हिदायत के मुताबिक होता है। कमाल है। ऐसी कुर्बानी, ऐसी जानिसारी, यकीन नहीं आता। सोफिया का फेथ केडिया साहब के बनाए खाने में नहीं रहा। वो कहती है कि परहेजी खाना भी कोठी की किचन में तरीके से बनाया जा सकता है। वो बनाती है। जब वो बनाती है तो खा भी लेते हैं। केडिया बोला। चिल्ली चिकन तो मेरे ख्याल से महाजन साहब को वो नहीं देगी खाने को। एक काजू तो खाने दिया नहीं। महाजन हंसता हुआ बोला। वही तो। सोफिया कहती है, भावना बोली, कि किसी तंदुरुस्त आदमी को जान से मारना हो तो उसे रोज केडिया साहब का बनाया खाना खाने पर मजबूर किया जाना चाहिए। क्यों भाई? केडिया ऐतराज भरे स्वर में बोला। हम मर गए? आप लोगों को जहर मार करने की आदत हो गई है। फिर उसने जल्दी से बोला। मैंने नहीं कहा, सोफिया ने कहा है। केडिया हंसा। उसने एक बात और भी कही है। और क्या? ये कि आपका बनाया खाना महाजन साहब के साले साहब पर आजमाया जाना चाहिए। यानी कि? केडिया फिर खफा होता हुआ बोला। मेरा बनाया खाना जहर है? सोफिया से पूछिएगा। जहर खाना बनाना का सोफिया को नहीं आता? उसे भूपेंद्र से इतनी ही हलकत है तो वो ही क्यों नहीं बना देती, खास भूपेंद्र के लिए। ये भी सोफिया से पूछिएगा। मैं इन बातों में नहीं आना चाहती। और वो अपनी ट्रे के साथ लंबे डग भरती वहां से रुखसत हो गई। ये लिव इन नर्स है? पीछे सुनील बोला। हाँ, यहीं रहती है। तभी तो मुझे 24 घंटे इसकी तवज्जो हासिल होती है। डॉक्टर पावा ने ही इसका यहाँ मेरे लिए इंतजाम किया है। ये यहाँ कॉटेज में तो रहती नहीं जान पड़ती। नहीं, कोठी में रहती है। वहाँ पहली मंजिल में एक बेडरूम इसके हवाले है। नर्स कोठी में, मरीज कोठी से दूर, यहाँ कॉटेज में? कैसे चलता है? मेरे पलंग के सिरहाने, साइड टेबल पर, टेबल लैंप के करीब, वो पुश बटन स्विच देख रहे हो? हाँ। उसे दबाने से कोठी में भावना के कमरे में घंटी बजती है। दिन हो या रात, घंटी बजते ही पलक झपकते वो यहाँ पहुंच जाती है। अच्छा इंतजाम है। फिर भी नर्स का आपके करीब होना ज्यादा मुफीद ना होता? कितना करीब? यहाँ डबल बेड पर मेरे साथ सोया करे। उसको हो तो हो, आपको क्या एतराज होगा? महाजन हंसा और फिर बोला। यही इंतजाम ठीक है और तसल्ली बख्श है। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूं। महाजन ने सहमति में सिर हिलाया। आमद का शुक्रिया। सुनील से हाथ मिलाता वो बोला। जहमत का शुक्रिया। नेवर माइंड। चलो, केडिया बोला। मैं तुम्हें झेरी तक छोड़ के आता हूं। थैंक यू। या चाहो तो राजनगर तक। नहीं, यूं मेरी मोटरसाइकिल पीछे रह जाएगी। उसके बिना मेरा गुजारा मुश्किल से चलता है। ठीक है फिर, तुम्हारी मोटरसाइकिल तक। महाजन का एक बार फिर अभिवादन करके सुनील उसके साथ हो लिया।